हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं चंद्रभान टारगेट विद चंद्रा से। आज हम लोग बात करेंगे 24 मई के करंट अफेयर्स की, डेली टॉप 10 करंट अफेयर्स की। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, कोविड-19 के बीच 22 मई को फिल्म गुलाबों सिताबों का ट्रेलर रिलीज हुआ है। इस फिल्म के मुख्य किरदार कौन हैं? ऑप्शन ए है आमिर खान, बी है आयुष्मान खुराना, सी है अमिताभ बच्चन, डी है बी सी दोनों। आपको बताना है इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। दोस्तों, अभी हाल ही में 22 मई को फिल्म गुलाबों सिताबों का ट्रेलर रिलीज हुआ है। इस फिल्म के मुख्य आपके किरदारों की अगर बात करेंगे तो आयुष्मान खुराना व अमिताभ बच्चन दोनों हैं। तो इस हिसाब से डी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अब कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट की बात कर लेते हैं, जैसे कि इस गुलाबों सिताबों फिल्म के निर्देशक हैं सुजीत सरकार, और ये फिल्म OTT के तहत रिलीज होगी। OTT का फुल फॉर्म होता है ओवर द टॉप। दोस्तों, इसमें थोड़ा सा बात करते हैं हम लोग, जैसे कि अभी आप हाल ही में देख रहे हैं कि सिनेमा हॉल, मॉल, शॉपिंग मॉल तो खुलेंगे नहीं, जिसकी वजह से जहाँ पर पहले आपके जो वेब सीरीज़ हैं, टीवी सीरीज़ हैं, वो रिलीज हुआ करती थी। जैसे कि आप इस समय वर्तमान में नाम सुन रहे होंगे, प्राइम वीडियो, अमेज़न प्राइम वीडियो है, नेटफ्लिक्स है। तो इस तरीके से ये जो आपके प्लेटफॉर्म है, जो नए नए तरीके से आपके सामने आ रहे हैं, तो इनको हम OTT बोलते हैं, अर्थात ओवर द टॉप बोलते हैं। तो वर्तमान में जब फिल्मों को रिलीज़ नहीं किया जा सकता है, और रिलीज़ ना करने का कारण है चूँकि सिनेमा हॉल में दिखाई नहीं जा सकता है, तो ऐसे में अब फिल्मों को इस प्लेटफॉर्म पे, अर्थात अमेज़न प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स है, जी का भी है, इस तरीके से सारे के सारे जो प्लेटफॉर्म हैं इन पर रिलीज होना शुरू हो गई है। और दोस्तों, अभी इस फिल्म के पहले, अर्थात गुलाबों सिताबों के ट्रेलर के पहले एक फिल्म रिलीज़ हुई है नवाजुद्दीन सिद्दीकी की। इसका नाम है घूम केतु, और ये भी रिलीज हो चुकी है आपकी। तो इस तरीके से अब ये फिल्म को, जहाँ पर पहले छोटे छोटे आपके टीवी सीरियल रिलीज होते थे, वहाँ पर फिल्मों को भी रिलीज करना शुरू कर दिया गया है। आपको बताना है कि अभी अनुष्का शर्मा के द्वारा निर्मित पाताल लोक नाम का एक आ रहा है वेब सीरीज़। तो इस पाताल लोक में किरदार है हाथीराम। तो आपको बताना है कमेंट्स बॉक्स में कि पाताल लोक के किरदार हाथीराम की भूमिका किस एक्टर के द्वारा निभाई गई है। तो आप दोस्तों OTT के बारे में आप समझ चुके होंगे, और इस फिल्म के निर्देशक हैं सुजीत सरकार, जो कि अमिताभ बच्चन के साथ कई फिल्मों में काम कर चुके हैं। तो चलिए आज का हमारा दूसरा प्रश्न देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए है 22 मई, बी है 21 मई, सी है 23 मई, और डी है 24 मई। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों, अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई को मनाया गया। कब? 21 मई को। अब हम लोग इसके महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करते हैं। देखिए, यूएनओ ने, अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ ने चाय के औषधीय गुण को और सांस्कृतिक महत्व को मान्यता दी है। पहले भारत, श्रीलंका, नेपाल, मलेशिया, थाईलैंड, चीन, इस तरीके के जो देश थे, इन देशों ने क्या किया था कि 15 दिसंबर 2005 से अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाने की शुरुआत कर दी थी। लेकिन 2015 में भारत ने यूएनओ महासभा से, यूएनओ में एक महासभा है, उससे सिफारिश की थी कि अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस को 15 दिसंबर नहीं बल्कि 21 मई को मनाया जाए। और इस सिफारिश को यूएनओ मान भी लेता है, और उसने फिर घोषणा की कि अब अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई को मनाया जाएगा। दोस्तों, अभी हाल ही में खोजों के माध्यम से ये भी बताया जा रहा है कि जो चाय है, उस चाय में आपकी इस कोरोना जैसे बीमारी को रोकने के गुण पाए गए हैं। तो
इसकी वजह से ये अभी हाल ही में चर्चा में भी है। तो आप समझ सकते हैं कि चाय के कितने फ़ायदे हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बिहार के किस जिले की ज्योति कुमारी ने लॉकडाउन में 1200 किलोमीटर का सफ़र साइकिल से तय किया है? ऑप्शन ए है दरभंगा, बी है चंपारण, सी है गया और डी है किशनगंज। आपको बताना है अभी हाल ही में ज्योति कुमारी चर्चा में है, तो ये बिहार के किस जिले की रहने वाली है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, यहाँ पर बिहार के दरभंगा की रहने वाली हैं। दोस्तों ऐसी परिस्थिति में, लॉकडाउन की परिस्थिति में सिर्फ ज्योति कुमारी ही नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसे लोग, बहुत सारे ऐसे श्रमिक जो आपके इस गुड़गांव में, दिल्ली में, गुजरात में, मुंबई में बेचारे काम करते थे कंपनियों में, अब वहाँ वो फंस गए ऐसे लॉकडाउन में, कंपनियाँ बंद हो गई, उनके पास खर्च के लिए पैसे नहीं रह गए, खाना नहीं रह गया, तो ऐसे मजबूरी में, और जब बसें भी नहीं चल रही हैं, ट्रेन भी नहीं चल रही हैं, उनको लगता है कि उनको घर जाना ही है, तो बेचारे पैदल ही बहुत सारे लोग सफ़र किए हैं। ऐसे में ही ज्योति कुमारी ने भी अपने पिता के साथ में 1200 किलोमीटर का सफ़र साइकिल से तय किया है। दोस्तों एक चीज़ मैं यहाँ पर आपसे बीच में कहना चाहता हूँ कि जो मैं क्वेश्चन डेली करंट अफेयर्स में लेकर के आता हूँ, ये मेरे खुद के द्वारा चयनित किए गए क्वेश्चन रहते हैं। मैं खुद मेहनत करता हूँ और उसके पश्चात इनको रखता हूँ। चाहूँ तो मैं कहीं से भी नकल करके आपके सामने क्वेश्चन रख करके आसानी से बना सकता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं करता हूँ। तो मेहनत करता हूँ और दोस्तों इस मेहनत की वजह से आपको सिर्फ इतना करना है कि अगर आपको पसंद आता है तो आप लाइक कर सकते हैं, इतना तो कर ही सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को। तो लाइक शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, आपका इससे कुछ नहीं जाएगा। चलिए अब हम इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करते हैं। देखिए 15 साल की ज्योति ने अपने बीमार पिता को, इनके पिता मोहन पासवान जो कि गुड़गांव में काम करते थे, बीमार हो जाते हैं और लॉकडाउन के पहले ज्योति कुमारी अपने पिता की मदद के लिए वहां पर जाती हैं। लेकिन जब लॉकडाउन हो जाता है तो ऐसी परिस्थिति में ज्योति कुमारी ने क्या किया कि साइकिल खरीदी, और वो भी साइकिल किससे खरीदी, जब जो कि आपकी केंद्र सरकार के द्वारा 1-1 हज़ार रुपये खातों में डाले गए थे, तो उससे कुछ वो पैसा कुछ अलग से जुटा करके उन्होंने एक साइकिल खरीदी और गुड़गांव से दरभंगा तक यात्रा करने की बात अपने पिताजी से कही। पिताजी नहीं माने, लेकिन इसके हौसले को देख करके अंततः उनको मानना पड़ा और ज्योति कुमारी ने 1200 किलोमीटर की यात्रा 8 दिन में पूरी की, साइकिल में अपने पिताजी को बैठा करके। तो इस तरीके का काम जो कि ये दिखाता है कि कितना ज़्यादा हौसला बुलंद है, और भी लड़की जो कि जिसकी उम्र मात्र अभी 15 साल है। और ये बात जो है ये सिर्फ भारत में ही नहीं इसकी प्रशंसा हो रही है, ऐसा रहा जा रहा है, बल्कि अमेरिका तक ये बात पहुंच गई है। जो आपकी इवांका ट्रंप हैं, उन्होंने भी ज्योति के फैसले को सराहा है और ट्विटर पे जा कर के उनकी बहुत ही सराहना की है। ज्योति जो कि 8वीं की छात्रा हैं और इसके साथ साथ में ज्योति को साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने ट्रायल के लिए भी बुलाया है, तो अगले महीने उनको ट्रायल के लिए भी बुलाया गया है। साथ साथ में बहुत सारी ऐसी संस्थाएं इनकी मदद करने के लिए आगे आई हैं कि हम ज्योति की जो भी शिक्षा दीक्षा है उसका पूरा खर्च उठाएंगे। तो इस तरीके से ज्योति के बारे में काफ़ी कुछ कहा जा रहा है और इस समय हाल ही में वो चर्चा है। पिता का नाम मोहन पासवान है और दरभंगा जिले में गांव पड़ता है सिरहुल्ली, ये वहाँ के रहने वाले हैं। तो दोस्तों देखिए विषम परिस्थितियों में ही लोगों की जो अलग अलग जो उनकी क्वालिटी होती हैं, जो उनके अंदर गुण होते हैं, वो सामने निकल करके आते हैं और ये तभी आते हैं जब व्यक्ति अपने आप को देख पाता है। वर्तमान की परिस्थिति में सभी लोगों ने अपनी क्षमता को पहचाना है, अपने आप को जाना है और इसी वजह से इस तरीके के नए नए कारनामे आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इस प्रश्न का जो आंसर है आपका दरभंगा, वो सही हो जाता है। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य को अम्फान तूफान के कारण हुई क्षति से निपटने के लिए 1000 करोड़ रुपए की मदद की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए है छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी है बिहार। तो बताइए दोस्तों, अभी हाल ही में अम्फान तूफान आया है, मैंने इसके बारे में
भी कर चुका हूँ मैं कि अम्फान तूफ़ान का नाम थाईलैंड के द्वारा दिया गया है। अम्फान का मतलब क्या होता है? अम्फान का मतलब आकाश होता है और ये 185 से 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बंगाल की खाड़ी में उठने वाला तूफ़ान था। ये सारी चीज़ें मैंने बताई थी करंट अफेयर्स के पहले वीडियो में। अब यहाँ पर हमको जब यहाँ पर ये तूफ़ान आ गया है और 21 मई के बाद धीमा पड़ गया, तो काफ़ी इतना सारी मतलब चेतावनी के बाद में, इतना सारे बचाव कार्य के बाद में लोगों को वहाँ से हटा दिया गया, तब भी लगभग 80-90 लोगों की डेथ हो जाती है और ढेर सारा नुकसान होता है, जन धन की हानि हुई है। और इससे निपटने के लिए ही अभी हाल ही में सर्वेक्षण किया गया, हवाई दौरा किया गया हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो आपको प्रश्न यहाँ से ये भी बन सकता है कि अभी हाल ही में आए अम्फान तूफान के कारण अब किस भारतीय राज्य को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है? तो वो दोस्तों राज्य जो है वो है आपका पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल राज्य को ही क्षति से निपटने के लिए अभी हाल ही में 1000 करोड़ रुपए का पैकेज की आर्थिक मदद जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अर्थात केंद्र सरकार के द्वारा पश्चिम बंगाल राज्य को की गई है। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है, पश्चिम बंगाल की राजधानी की बात करें कोलकाता है, यहाँ की सीएम ममता बनर्जी। राज्यपाल की बात करें तो जगदीप धनखड़। तूफान के कारण यहाँ 80 लोगों की मौत हो गई है। सबसे ज़्यादा प्रभावित पश्चिम बंगाल रहा है, हालांकि उड़ीसा जो आपका है वहाँ पर भी तूफान का काफ़ी प्रभाव रहा है। तूफान की रफ्तार की बात करें तो 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार के ऊपर ही इसकी रफ्तार रही है। और साथ साथ में यहाँ से एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि पश्चिम बंगाल को तो 1000 करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज दिया गया है, लेकिन साथ साथ में उड़ीसा को भी 500 करोड़ का आर्थिक पैकेज देने की घोषणा की गई है। तो ये भी प्रश्न यहाँ से बन सकता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला 5वां प्रश्न है, हाल ही में किस आईआईटी के अनुसंधानकर्ताओं ने, रिसर्चर्स ने अल्जाइमर को रोकने के लिए तरीके को विकसित करने का दावा किया है? अभी हाल ही में आईआईटी के किस आईआईटी के अनुसंधानकर्ताओं ने अल्जाइमर को रोकने के तरीके को विकसित करने का दावा किया है? ऑप्शन ए है आईआईटी कानपुर, बी है आईआईटी मद्रास, सी है आईआईटी गुवाहाटी, डी है आईआईटी बॉम्बे। तो आपको बताना है दोस्तों, ये हमारे मुख्य भारत के आईआईटी हैं जिनका मैंने विकल्प यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन किस आईआईटी के जो अनुसंधानकर्ताओं ने अल्जाइमर को रोकने के तरीकों को विकसित किया है? दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि अल्जाइमर जो है वो एक भूलने की बीमारी है, याददाश्त कमज़ोर होने की बीमारी है। तो इस तरीके का इन्होंने तरीका विकसित किया हुआ है या दवा विकसित की हुई है जिससे कि जो याददाश्त है वो नहीं जाएगी, है ना। तो ये किस आईआईटी के अनुसंधानकर्ताओं ने किया है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी आपका सही हो जाता है। आईआईटी गुवाहाटी के कुछ सदस्यों ने मिलकर के इस तरीके को विकसित किया हुआ है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। अल्जाइमर भूलने वाली बीमारी है और आईआईटी गुवाहाटी की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1994 ईस्वी में हुई थी असम में। इसका मोटो जो है वो है ज्ञान ही शक्ति है, ज्ञान ही शक्ति है, नॉलेज इज पावर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 6वां प्रश्न है, हाल ही में किस देश में विमान क्रैश होने से लगभग 97 लोगों की जान जा चुकी है? ऑप्शन ए है मलेशिया, ऑप्शन बी है सिंगापुर, ऑप्शन सी है पाकिस्तान, ऑप्शन डी है हांगकांग। तो आपको बताना है ऑप्शन नंबर सी यहाँ से आपका सही हो जाता है, पाकिस्तान। दोस्तों आप अगर करंट अफेयर्स अपना सही रखना चाहते हैं तो आप डेली का न्यूज़पेपर आप पढ़िए, साथ साथ में न्यूज़ चैनल देखिए और भी जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं उनसे आप अपने आप को रूबरू रखिए और इस तरीके से आपका करंट अफेयर अपने आप अच्छा हो जाएगा। साथ साथ में हमारा वीडियो देखिए तो आपको सारी चीज़ें जो तथ्य हैं वो एक साथ यहाँ पर मैं दे दूँगा, आपको मिलते रहेंगे। तो आप थोड़ा सा टाइम निकाल करके अगर आप ये करेंगे तो आपका करंट अफेयर्स अच्छा हो जाएगा। तो अभी हाल ही में 97 लोगों की जान जा चुकी है। देखिए पाकिस्तान में एक विमान जो है वो लाहौर से चलता है। कहाँ से चलता है? लाहौर से ये चलता है और लाहौर से जा रहा था कहाँ? कराची। लाहौर से कराची जा रहा था और कराची के पास में ही जिन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। तो उस मतलब लैंड करने के पहले ही वो विमान क्रैश हो जाता है। दोस्तों इस विमान में 99 लोग सवार थे। कितने? 99 लोग सवार थे। 99 में से 2 लोग सिर्फ बचे हुए हैं और 97 लोगों की डेथ हो गई है अभी हाल ही में पाकिस्तान में। तो ये थोड़ा सा अंतर्राष्ट्रीय खबर बन चुकी है, इसकी वजह से इसको हमने यहाँ पर रख दिया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 7वां प्रश्न, हाल ही में किस देश में कोरोना के खिलाफ मिशन एकम्प्लिस्ड, ये एक मिशन है जिसका नाम है मिशन एकम्प्लिस्ड की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए है स्लोवेनिया, बी है इटली, सी है तुर्की और डी है भारत।
तो दोस्तों मिशन एकम्प्लिस्ड जो है वो तुर्की में चलाया जा रहा है, किसके खिलाफ? कोरोना के खिलाफ या कोविड-19 के खिलाफ, इससे निपटने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए। तो इसका सही आंसर है सी, तुर्की। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प कहाँ हुई है? ऑप्शन ए है LOC, बी है POK, सी है LAC और डी है मैकमोहन रेखा। आपको बताना है। देखिए सबसे पहली बात तो अगर हम LOC की बात करेंगे, लाइन ऑफ कंट्रोल की बात करेंगे, ए नंबर की बात करेंगे, तो ये जो है ये तो पाकिस्तान और भारत के बीच में सीमा रेखा बनाता है। अगर हम POK की बात करेंगे तो POK भी क्या है, जिस पर वो POK पाक अधिकृत कश्मीर है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, जहाँ पर जो हमारा लद्दाख अभी केंद्र शासित राज्य बनाया गया है। आपको मैं मैप पे दिखाई देता हूँ तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये भारत का ऊपरी वाला हिस्सा है, तो आप देख रहे हैं ना, ये वाला जो हिस्सा है ना, यही आपका POK है। और इस पे क्या है, इस पे पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। हालांकि ये हमारे जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, लेकिन फिर भी क्या है कि इसको बहुत ही पहले जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, जिस समय कश्मीर आज़ाद हुआ था, उसी समय इस पर आक्रमण करके पाकिस्तान के द्वारा कब्जा किया गया। तो आज भी यहाँ पर कब्जा किया हुआ है। तो ये भी आपका पाकिस्तान और भारत के बीच में हो गया। अब हम लोग बात करते हैं लैक की। आपको जैसे पता है कि मैकमोहन रेखा भी है, कहाँ, किसके बीच में है? चीन और भारत के बीच में मैकमोहन रेखा है, तो ये भी पता है। लेकिन अभी हाल ही में जो झड़प हुई है चीनी सैनिकों के बीच में और भारतीय सैनिकों के बीच में, वो दोस्तों कहाँ पर हुई है? वो आपका लैक में हुई है, अर्थात लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो आपके वास्तविक नियंत्रण रेखा है चीन और भारत के मध्य में, जिसको लैक बोलते हैं, LAC बोलते हैं, वहाँ पर हुआ है। और ये वाला हिस्सा जो आपका है, ये दोस्तों, ये जो आपका हिस्सा है लद्दाख वाला एरिया, इस हिस्से पे। और अक्सर चीन जो है वो हमेशा इस तरीके का, चूँकि उसकी साम्राज्यवादी नीति है, विस्तारवादी नीति के तहत वो हमेशा इस तरीके का काम करता है। और कभी न कभी, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश में आपने सुना होगा, एक बीच में डोकलाम हुआ था, पिछले साल डोकलाम विवाद हुआ था, वहाँ भी चीनी सैनिकों भारतीय सैनिकों के बीच में झड़प हो गई थी। दोनों परमाणु संपन्न देश हैं और चीन तो उभरती हुई शक्ति है, लेकिन हाल ही में देख रहे हैं कि ऐसे कोविड-19 के चलते हुए भी ये लोग अपनी हरकत पर बाज नहीं आ रहे हैं। पूरी दुनिया कोविड-19 से परेशान है, लेकिन इन लोगों को क्या है कि अपनी पड़ी हुई है। पाकिस्तान की बात करें तो वो दिन रात गोलाबारी इस तरफ कर रहा है, लेकिन अगर चाइना की बात करें तो चाइना इस तरफ से कर रहा है। तो इन लोगों की जो नीति है वो अपनी नीति को फॉलो कर रहे हैं ऐसी परिस्थितियों में। तो आप कह सकते हैं कि किस तरीके के ये देश हैं, और इनसे हमें तो लगता है इन देशों से पूरी दुनिया को खतरा है। पूरी दुनिया को इन लोगों के खिलाफ मोर्चेबंदी करनी चाहिए ताकि इन लोगों को रोका जा सके। और चीन सिर्फ और सिर्फ भारत को ही नहीं, चाहे जापान हो, अमेरिका हो, सभी को परेशान करता है, और भारत को तो चारों तरफ से घेरने की कोशिश भी कर रहा है। तो ये जो आपका LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यहाँ पर है। दोस्तों ये विवाद जो है वो विवाद किस बात का, उसको देख लेते हैं। लद्दाख के पास आपका LAC बॉर्डर पड़ता है और इसको हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं, मैंने पहले ही बताया। विवाद है कि लद्दाख में पंगोंग सो झील है, पंगोंग सो झील है, और सो का मतलब होता है झील। यहाँ पर जो सो शब्द आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, सो का अर्थ होता है झील। तो इस झील को लेकर के विवाद है। चाइनीज़ों का कहना है कि भारत के जो सीमा रेखा की लंबाई है चीन के साथ में जो लगती है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, उसकी लंबाई भारत कहता है कि 3488 किलोमीटर है, जबकि चीन कहता है कि मात्र कितनी है, 2000 किलोमीटर। तो ये बाकी का हिस्सा अपने हिस्से में लेता है। साथ साथ में पंगोंग झील की बात करें तो लद्दाख में 14,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह स्थित है ना। लेह लद्दाख का जो आपका रास्ता है वो सबसे ज़्यादा ऊंची सड़क है पूरी दुनिया में, ये आपको पता ही है। तो यहाँ पर ये विवाद है और अक्सर ये इस तरीके का विवाद करता रहता है चीन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में कोरोना वैक्सीन का मानव ट्रायल किस देश में सफल हुआ है? तो कोरोना का मानव ट्रायल जो है वो दोस्तों आपका USA में सफल हुआ है, संयुक्त राज्य अमेरिका में सफल हुआ है। इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अभी उस दवा का नाम मॉडर्ना रखा गया है, मोडेर्ना, इस चीज़ को याद रखिएगा, मोडर्ना। इस तरीके का इसका दूसरा नाम क्या है, उसके दूसरे नाम की तरफ उसके दूसरे नाम की बात कर लेते हैं। तो इसका नाम mRNA-1413 इस तरीके का इसका नाम है, जो कि आपने पढ़ा होगा RNA जो मैसेंजर RNA होता है उसी को लेकर के इस वैक्सीन का
को बनाया गया है। तो mRNA 1413 इसका नाम है। और आपको जैसे कि पता होना चाहिए कि अमेरिका काफ़ी दिनों से वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रहा है और अभी पहली बार मानव ट्रायल किया गया है, उसमें पूरी तरीके से सफल भी रहा है और आगे चल करके देखते हैं कि क्या होने वाला है। तो लगभग अमेरिका जो है वो वैक्सीन बनाने के करीब पहुंच चुका है। तो इसका मानव ट्रायल भी संपन्न हो गया है। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या है आपका? यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 10वां प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न। कोविड-19 के दौरान दर्शकों की मौजूदगी में कौन सी पहली क्रिकेट लीग 22 मई से शुरू होगी? देखिए आपको पता है कि इस समय लॉकडाउन की परिस्थिति में कहीं भी किसी भी तरीके की मतलब लीग नहीं हो रही है, कोई क्रिकेट प्रतियोगिता नहीं हो रही है, क्योंकि दर्शक वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं और ऐसे में क्या होगा कि भीड़ होगी और उस तरीके से खतरा बढ़ता है, वायरस बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ कहा जा रहा है कि कोविड-19 के दौरान दर्शकों की मौजूदगी में, अर्थात दर्शक भी मौजूद रहेंगे। और पहले ऐसी कौन सी क्रिकेट लीग है जो 22 मई से शुरू की गई है? ऑप्शन ए है कैरेबियन विंसी, बी है T20 लीग, सी है वेस्ट इंडीज़ T20 और डी है इंग्लैंड वेस्ट इंडीज़ लीग। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, कैरेबियन विंसी। कैरेबियन विंसी की जो लीग है ये वेस्ट इंडीज़ में खेली जाएगी। कहाँ पर? वेस्ट इंडीज़ में। तो वेस्ट इंडीज़ में खेली जाएगी और यहाँ पर दोस्तों आपके जो दर्शक हैं वो भी मौजूद रहेंगे। तो आप यह देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ये हो रहा है। तो ऐसा नहीं है, क्रिकेट लीग शुरू तो कई जगह शुरू हो सकती थी, लेकिन यहाँ पर ऐसा पहली बार हो रहा है लॉकडाउन में कि यहाँ पर 22 मई से शुरू हो रही है। और दूसरी बात ये भी है कि ये जो आपका लीग है ये 31 मई तक चलेगी। कब तक चलेगी? 31 मई से। तो शुरू कब से हुई? 22 मई से और चलेगी कब तक? 31 मई से। तो ये कुछ महत्वपूर्ण से संबंधित तथ्य थे। तो दोस्तों ये वीडियो हमारा यहीं पर संपन्न होता है और हमने देखा किस तरीके से 10 जो आपकी इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो आपकी करंट अफेयर हैं उनकी हमने यहाँ पर चर्चा की। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये पूरा वीडियो देखने के लिए। आपको वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो दोस्तों नमस्कार, थैंक यू।